नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स जो कि हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल तो है यहाँ पर रोल इट बैक। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के द्वारा एक ऑर्डर डिक्लेयर किए गए हैं कि नवरात्रि के टाइम पे जो भी बुच्चर खाने हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो इसमें यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका तो कम से कम वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव्स ने तो अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिए, बट यहाँ पर अब कोर्ट का रोल है कि कोर्ट जल्दी से इंटरवीन करके और इस पर्टिकुलर जो गाइडलाइन है इसको विड्रॉ करवाए। जानेंगे मुद्दे को पूरा डिटेल में। दूसरा, इधर अनइक्वल बर्डन ऑफ पेन। पहले तो लॉकडाउन और अब ये जो कमोडिटी के प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जिसको हम बोल रहे हैं, तो उनका असर जो स्मॉल फर्म्स हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर उतना ज़्यादा है जितना कि लार्ज सेक्टर या फिर आप कह सकते हो लार्ज फर्म्स में काम करने वाले इंडिविजुअल्स पर नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर एक बार नज़र डालेंगे पूरी डिटेल में। इसके आगे हम जो देखेंगे वो रहेगा द राइट टू बी डिफरेंट। इस आर्टिकल में जो हिजाब रूलिंग आई है ना कर्नाटका हाई कोर्ट की, उसमें ये कहा जा रहा है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजन से संबंधित जो इश्यूज़ है ना वो जुडिशरी डिसाइड करे, तो एक जो सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है ना उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम इसको देखेंगे। ये आर्टिकल, इस आर्टिकल से भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले स्टेट था फिर इसको यूटी बना दिया और अब गवर्नमेंट उसके लिए 3 बजट बैक टू बैक डिक्लेयर कर चुकी है। तो बजटरी एलोकेशन के चलते क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और लास्ट आर्टिकल विद इक्वालिटी एज इट्स क्रेडो, कि गवर्नमेंट जो है अभी करंटली उसका फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत है। तो उसमें कौन कौन सी स्कीम्स अभी तक लॉन्च की जा चुकी है गवर्नमेंट की, उनको हम देखेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनमें 2-3 तो हम डिटेल में देखेंगे, बाकी हम समरी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है रोल इट बैक। सबसे पहले तो अगर आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है, जहाँ पर मैं जो एडिटोरियल और आइडिया पेज पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, डिफ़िकल्ट टर्म्स, उनके मीनिंग्स भी शेयर करता हूँ और साथ में 1 दिन के डिले के साथ PDF भी शेयर होती है। ओके, खैर रोल इट बैक। देखो, आपको ये चीज़ तो बताई दी कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई 9 दिन का नवरात्रि का फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पर आप वहाँ पर जो भी मीट शॉप्स हैं उनको बंद कर दो, ठीक है। तो बोले ये जो स्टेटमेंट है ना, बोले बहुत ज़्यादा एक रेट्रोग्रेड है, दैट मीन्स बैकवर्ड सोच के साथ में डिक्लेयर किया हुआ ये गाइडलाइन है, जो कि एक इंडिविजुअल का जो राइट टू चूज़ है कि भाई मैं क्या खाना चाहता हूँ और कब खाना चाहता हूँ, उस राइट को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल्स इन मीट शॉप्स पे जॉब करते हैं या जिनकी वो मीट शॉप्स हैं, उनका राइट टू लाइवलीहुड आपने उसको भी हार्म पहुंचा दिया। तो ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो मेजोरिटेरियन एक्सेस हैं। लगातार जो है वो पॉपुलेशन में जो नंबर्स ज़्यादा हैं उन नंबर्स की बात को मानने के लिए आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है माइनॉरिटीज़ को, वो कहीं ना कहीं एक अंडरमाइन होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से हिजाब वाली बात यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। बोले क्लासरूम्स में हिजाब का लेकर के जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जिसके अगेंस्ट में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अपील्स हैं वो दायर हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि हमें एक मल्टी कल्चर सोसाइटी है, नो कल्चर सोसाइटी नहीं है। तो उस केस में हमें ज़रूरत है कि जो मल्टीप्लिसिटी है हमारी सोसाइटी में, अलग अलग सेक्ट्स की, अलग अलग रिलीजन की, तो उनको हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फिर देखो, मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस आता है वो यहाँ से शुरू होता है, वो ये कि एक इंडिविजुअल का जो राइट टू चूज वंस फूड, कि भाई मैं क्या खाना चाहता हूँ, कब खाना चाहता हूँ, ये राइट टू प्रिवेसी का ही पार्ट बताया गया। और ये स्टेटमेंट किसके अंडर में आया? पुट्टास्वामी की जो फर्स्ट पुट्टास्वामी केस था, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी जो केस था 2017 में, उसमें ये बोला कि राइट टू प्रिवेसी का पार्ट ही राइट टू चूज है और राइट टू चूज राइट टू प्रिवेसी का पार्ट होने के नाते आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात बोल दी कि भाई एक इंडिविजुअल अपनी फूड हैबिट्स कैसे भी करे, कुछ भी खाए, और कम से कम अपनी 4 दीवारी में क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, उसको तो कम से कम आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो,
ठीक है। प्रीवियसली अहमदाबाद में भी इसी तरीके से मीट शॉप्स को बंद करने की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी कहा था कि भाई खाना बेचना और खाना खाना ये राइट टू प्रिवेसी का ही पार्ट है आर्टिकल 21 के अंडर में। एक इंडिविजुअल अगर खाना खाने की चॉइस तो हो गई आर्टिकल 21 के अंडर में, जबकि खाना अगर कोई बेच रहा है इसका मतलब वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, ठीक है। और लाइवलीहुड अर्न करने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंडर दिया हुआ है कि जी एक इंडिविजुअल अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा हकदार है। तो ऐसे में आप इन बुचरी शॉप्स को बंद करने की बात करते हो तो वो ठीक बात नहीं है। इस तरीके से अहमदाबाद में जो डिक्लेरेशन आया था मीट शॉप्स को बंद करने का, टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसको भी साइड कर दिया। इसके आगे फिर अभी रिसेंटली एक केस हो रहा है जिसका नाम है शेख जाहिद मुख्तार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली में एक एक्ट पारित होया हुआ था जिसका नाम है महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976। उसमें क्या था, सेक्शन 5D जो है वो ये कहता है कि स्टेट में ना तो कोई अपने पास में रखेगा ना कंज्यूम करेगा बीफ को। बट इस चीज़ को भी फिर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी, मतलब एलिमिनेट कर दिया, ये कहते हुए कि भाई आप एक चीज़ बताओ, कोई अपने घर में क्या खाता है क्या रखता है और घर के बाहर भी अगर वो अपनी पर्सनल एमिनिटीज़ मतलब अपने पर्सनल स्पेयर में कुछ भी करे और जबकि दूसरे को कोई इशू नहीं आ रहा है तो उस केस में वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अगेन आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो फूड इनटेक करना अपने आप में एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है, और वो प्राइवेटली क्या खाता है वो प्राइवेट चॉइस है, तो राइट टू प्रिवेसी हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर बार बार बोली जा रही है। तो देखो मेयर के जो डायरेक्टिव्स हैं वो तो देखो शॉप्स और सिटीजन्स के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होंगे, कारण मतलब उनके लिए तो इम्पैक्ट करेंगे ही। बाकी अगर इस तरीके की डायरेक्टिव्स की एक लाइन लग जाएगी ना तो पूरे देश में एक जो गैप क्रिएट होने का स्कोप है वो और बन जाएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारी सोसाइटी क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी को हम बिल्कुल एकदम से सप्रेस करेंगे तो फिर जो यूनिटी का जो थ्रेड है ना, जो मेन धागा है जो बांध के रखता है पूरी देश को एक साथ, उसमें गैप्स आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि कोर्ट है वो अपनी तरफ से जल्दी से या तो कोई एक्शन ले या फिर यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेड लाइन क्रिएट करना ज़रूरी है। ये ओपिनियन यहाँ पर एडिटर की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर आप राइट टू चूज पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी विच इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है ना, आर्टिकल 21 ये आप ध्यान रखोगे, एक लिंक बन गया है, ठीक है। और प्रोफेशन अगर आप कुछ भी करते हो तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ओके। तो ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस थे। आगे चलते हैं। फिर आगे द राइट टू बी डिफरेंट। देखो इस आर्टिकल में उपेंद्र बख्शी जी का ये कहना है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हम बात करें तो अभी तक जितना हमने एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस में ये रहा है कि जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन और फेथ दोनों में एक बैलेंस बना करके रखा है और ज़्यादातर फोकस जुडिशरी का रहा है किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अभी जो रिसेंट हिजाब के को लेकर के जो हिजाब रॉ चल रहा है, जिसमें हिजाब को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, तो बोलो उसने फेथ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि एक इंसान क्या विश्वास रखना चाहता है, किस रिलीजन में अपना ध्यान रखना चाहता है, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो एक तो ये अपने आप में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रल पार्ट है और ये फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। तो ऐसे में स्टेट जो है वो आर्टिकल 21A के अंडर में जो राइट टू एजुकेशन है उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता। तो ये दो चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि हिजाब की जो रूलिंग्स है, जो रूलिंग आई है अभी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्टिकल 21 क्लॉज A इसके खिलाफ में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी उठ चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जी एक तो होता है कि असेंशियल एक्टिविटीज़ कौन सी है, असेंशियल कंडीशन क्या है एक रिलीजन के लिए, और एक डॉक्ट्रिन और डाल दिया यहाँ पर क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हिजाब पहन करके जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो जा कर के पढ़ाई कर सकती हैं
और बाकी जगहों पर जाकर के मतलब क्लास में जाए तो वो नहीं कर पाएंगी। मतलब ये कि एजुकेशन में उनको हिजाब से संबंधित तो कुछ कैलकुलेशंस लगानी पड़ेगी। तो बात ऐसी है कि जिस हम अधिकार की बात करते हैं, जिसमें राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर और राइट टू प्रिवेसी, ये सारे सेगमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में अवेलेबल हैं। तो इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जी आप आराम से स्कूल कैंपस में तो एंटर हो सकते हो हिजाब पहन करके, बट और या फिर पब्लिक स्पेसेस में जा सकते हो, बट क्लासरूम में आपको हिजाब अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये जो चीज़ हो जाती है ना, यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना था कि यूनिफॉर्मिटी शो करना। तो फिर राइटर ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म में अगर कलर मैच करता हुआ लड़की, कोई भी लड़की है, वो अगर हिजाब पहन करके आए तो वहाँ पर कहाँ यूनिफॉर्मिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। और अगर यूनिफॉर्मिटी देखनी है तो फिर अगर कोई अपने माथे पे कुमकुम लगा के आए या पगड़ी पहन के आए या बियर्ड रखे तो फिर वो भी आप क्लियर करो, उन चीज़ों को भी क्लियर करो। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमें एक बार अटेंशन देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कॉमन ब्रदरहुड का सेगमेंट की बात आती है। देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसमें आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी आर्टिकल 51A के अंडर में। तो उसमें कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की थी। तो कॉमन ब्रदरहुड में केवल हिजाब को ही आपने टारगेट क्यों किया? बाकी और भी तो है ना, कुमकुम, टर्बन, तिलक या कोई गले में क्रॉस डाल के आता है, तो बोलो वो आप फिर उनको भी करेक्ट करो, ठीक है। दूसरी तरफ आपको पता है कि ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए शाह बानो ने अपनी तरफ से एक लेटर लिखा और उस लेटर पे लगभग 50,000 मुस्लिम वुमेन के सिग्नेचर थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने डिमांड किया कि जी आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसमें 3 बार तलाक 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 बोलते ही एकदम से शादी बिल्कुल कॉलेप्स कर जाती है। तो बोला उसमें भी जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया ना, तो वहाँ पर भी 3 इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स की बात वहाँ पर छुपी हुई थी। एक तो ह्यूमन राइट टू हैव एन आइडेंटिटी, हर किसी को अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन रखने का एक अधिकार है, जो कि ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है। दूसरा कि हर किसी को जो अधिकार है आइडेंटिटी रखने का, वो आइडेंटिटी किसी दूसरे से अलग हो, ये भी उसका अधिकार है। तीसरा कि अलग अधिकार होने के नाते अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो कैसे मैनेज करे, वो भी उसका अधिकार है। तो ये तीनों अधिकारों में जो तीसरा है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाला, तो उसको मैनेज करने में भी उस इंडिविजुअल की खुद की अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगी। तो ये तरीका बताया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स का पार्ट होने के नाते जो राइट टू बी सेपरेट, दैट मीन्स कि अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट रखना कोई चाहे तो उसको अलाउ करना चाहिए। अगेन वही बात आ गई कि हम मल्टी कल्चर सोसाइटी हैं, नो कल्चर सोसाइटी नहीं है। अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर है, तो उस कल्चर को हमें साथ में रखना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, तो उस डाइवर्सिटी को हमें एक तरीके से प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। दूसरा आर्टिकल 51 क्लॉज ए, इसमें सीधा दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके खुद के अधिकार होते हैं, राइट, मतलब खुद की ड्यूटीज़ हैं कि वो रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, दैट मीन्स जहाँ पर हमारी बहुत वैरायटी की अलग अलग कल्चर्स हैं, उनको हमें बचा करके रखना है, उनको हमें वैल्यू करनी है उनकी। तो सवाल ये है कि ये चीज़ें फिर सिटीजन्स की ड्यूटी है, जबकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। इनको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये इंडिविजुअल जो है वो इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि आर्टिकल 51A के तहत ड्यूटीज़ दी हुई है और वो ड्यूटीज़ सिटीजन्स के लिए है, सबके लिए। बट उस केस में अगर आप, और कोर्ट ने यहाँ पे कोटेशन भी नहीं दी कि भाई आपकी ड्यूटीज़ है, और ना कोर्ट दे सकता है, क्योंकि हाँ बस केवल एक डायरेक्शन में भले ही सेंस में यूज़ कर सकता है कि आर्टिकल 51A के तहत आपकी ड्यूटीज़ भी है, आप करो, पर वो बाइंडिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्योंकि स्टेट ने अगर बाइंडिंग ही करना होता तो वहाँ पर केवल एडवाइजेबल या फिर केवल सजेस्टिव मैनर में रख के नहीं रखा जाता। स्वर्ण सिंह कमेटी जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल 51A ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि ये ऑब्लिगेटरी होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए ड्यूटीज़। बट उस टाइम पे फिर वो इमरजेंसी पीरियड था, पर फिर भी ऑब्लिगेटरी नहीं बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से वुमेन डिग्निटी को भी अपहेल्ड करने की बात की, पर सवाल क्या आ जाती है, वही कि भाई जब आप रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हो, कंपोजिट कल्चर को आप
बचाना चाहते हो, बढ़ावा देना चाह रहे हो, तो इस केस में एक इंडिविजुअल अगर अपनी डिफरेंट अपीयरेंस रखना चाहे तो उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ऐसे में बताया जा रहा है कि देखो अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, वो डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे सबरीमाला जो केस था ना, जिसमें ये था कि 10 साल से 50 साल के बीच की जो औरतें हैं उनको सबरीमाला टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता था। लॉर्ड अयप्पा वहाँ पर साधना में है जी। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल में एंट्री से रिलेटेड जब केस की सुनवाई हो रही थी तो जो दो चीफ जस्टिस, एक तो रंजन गोगोई जी और एक S.A. बोबडे जी, इनके अलग अलग रेफरेंसेस उनके हिसाब से निकल के आए। अब अल्टीमेटली मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के सामने है। अब ये जो डाइवर्सिटी वाला सेगमेंट है ना, जिसमें आप जेंडर देखो, मतलब सेक्स भी बोल सकते हो, सेक्स बेसिस पे देखो, रेस बेसिस पे देखो, कास्ट देखो, रिलीजन बेसिस पे देखो, इन सब की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखना कि सबके फंडामेंटल राइट्स कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के बहुत सारे केसेस अटके हुए हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जिनको रिव्यू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1 सबरीमाला, नंबर 2 दाऊदी बोहरा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। दैट मीन्स कि इनमें इस पर्टिकुलर केस में ये देखा जा रहा है कि लड़कियों के साथ में जो जेनिटल म्यूटेशन, दैट मीन्स कि वो उनकी एक होती है ना कि इस तरीके की एक्टिविटी जिसमें फिजिकली उनको डिसेबल करना, जिससे कि वो सेक्सुअल कंडक्ट आगे ना कर सके, लाइक दैट, तो जेनिटल म्यूटिलेशन है, उसका मुद्दा चल रहा है। एक नॉन पारसी वुमेन का केस चल रहा है। ठीक है, नॉन पारसी वुमेन की एंट्री, मतलब वो कि एक लड़की जो कि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है पर शादी उसने नॉन पारसी इंडिविजुअल से कर ली, तो उस लड़की की एंट्री जो है वो फायर टेम्पल, ठीक है, पारसीज में होते हैं, उनमें एंट्री, उसको लेकर के भी एक केस चल रहा है। इसके अलावा मुस्लिम वुमेन इनटू मॉस्क, मस्जिदों में मुस्लिम वुमेन की एंट्री, ऐसे इश्यूज अभी तक भी फंसे हैं जहां पर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसके ऊपर सोचना बहुत कुछ अभी बाकी है। और अब ये हिजाब की रूलिंग है ओवरराइड हो गई। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कितने सारे इश्यूज हैं जो कि रिलीजियस डाइवर्सिटी को या फिर हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी को लेकर के फंसे पड़े हैं। साथ में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से एजुकेशन का जो अभी सिस्टम हम देख रहे हैं, जिसमें एक तो रिलीजन का सेगमेंट आता है हिजाब की जैसे हम बात करें, और दूसरी तरफ हम एजुकेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 25 में तो रिलीजियस फ्रीडम की बात कर दी और एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 21A में है। तो हिजाब रूलिंग में राइटर का ये कहना है कि आप रिलीजन की बजाय इन चीज़ों को रिलीजियस बोल करके आप इनको साइड में नहीं कर सकते हो। आपको देखना होगा कि राइट टू एजुकेशन जो है ना, वो है मेन मुद्दा यहाँ पर, उसको आप बिल्कुल भी साइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगेन फिर वही बात आ गई पुट्टा स्वामी केस की ही कि भाई जस्टिस जे चेमलेश्वर जी ने 2017 में क्या कहा था कि एक इंडिविजुअल अगर अपनी अपीयरेंस कुछ भी रखे, अपनी अपीयरेंस, अपने कपड़े किसी भी तरीके से पहने, वो उसकी खुद की चॉइस है। और राइट टू चॉइस किसका पार्ट है? अगेन आप समझ गए ना, आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी के अंडर में। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है कि केवल रिलीजियस बिलीफ को देख करके आप आर्टिकल 25 पर मत जाओ, आप थोड़ा सा एक इंडिविजुअल की चॉइस, एक इंडिविजुअल की एजुकेशन का अधिकार, उन चीज़ों को कंसिडर करोगे तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A भी आ जाते हैं। अब देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट का क्या आउटकम वहाँ पे आता है। तो ये दोनों इश्यूज थे डाइवर्सिटी को लेकर के, उनको हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनइक्वल बर्डन ऑन ऑफ पेन। देखो इस आर्टिकल को लिखा है प्रांजल भंडारी जी ने। देखो इस आर्टिकल में मेन पॉइंट है कि इस टाइम पर आज की परिस्थिति में हम देखें तो एक तो कमोडिटी प्राइस का जो शॉक है ना, ये एक रिवाइवल को ब्रेक लगा रहा है। पहले आपको पता है कोविड आउटब्रेक हुआ तो लॉकडाउन्स लगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई, पर अब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी तो ये इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसके चलते नुकसान हो रहे हैं दो, एक तो हो रहा है फिस्कल डेफिसिट का और दूसरा हो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट का। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कितनी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके हमें दाम भी ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो हम लेन देन करते हैं एक एनुअल ईयर में, एक एनुअल टाइम पीरियड में, उसमें हमारा इंपोर्ट हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि क्वांटिटी तो वो की वो है बट पेमेंट ज़्यादा जा रहा है महंगाई के चक्कर में। तो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो
बढ़ रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है कि पैसे कैसे भी खर्च किए जाएं, कैपिटल बूस्ट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को क्राउड इन किया जाए, कि प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस मिले कि जी अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है। अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर तब जाके इन्वेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट पे डबल लोड आ रहा है, एक तो फिस्कल और एक करंट अकाउंट। और इसमें एक तो पहले कोविड ने कर दिया, कोविड की वजह से लॉकडाउन जो लोग हैं वो, और रही सही में अब इन्फ्लेशन भी गड़बड़ कर रहा है। अब देखो बात आ जाती है कि क्या ये जो प्रॉब्लम है, जो अभी बैक टू बैक 2 शॉक्स मिले हैं, इसका असर क्या इक्वली है सब पे? तो इसका जवाब है जी नहीं। ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो छोटे और इनफॉर्मल फॉर्म्स को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखो आरबीआई की एक स्टडी है जिसमें लगभग 2700 फॉर्म्स के बारे में स्टडी करके और डेटा रिलीज़ किया गया, और उस डेटा को एनालाइज जब किया गया तो पता पड़ा कि लार्जर फॉर्म्स ने तो अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज़ किया है, जबकि जो छोटी फर्म्स हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फॉर्मल सेक्टर का मतलब तो हम नॉर्मल टर्म्स में देखें तो वो सेक्टर या फिर वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर 10 जने या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और साथ में जो कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेबर लॉज को, इनको सबको फॉलो करते हैं, तो वो तो हो जाता है फॉर्मल। इनफॉर्मल सेगमेंट में कौन आ जाते हैं? जिनमें 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं और जिन पर गवर्नमेंट की रेगुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि जो स्मॉल फर्म्स हैं या फिर जो एमएसएमईज़ हैं मेनली, ठीक है, एमएसएमईज़ में भी छोड़ो, स्मॉल बिल्कुल माइनर छोटी जो होती हैं उनकी बात करो, जो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाती हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं को ज़्यादा नुकसान हो रहा है आज के टाइम पे। क्योंकि बड़ी फर्म है ना, वो तो क्या करती है, कॉस्ट रिड्यूस कर लेती है। और रही सही में अभी आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कितनी कम चल रही है, तो बड़ी फर्म्स के ऊपर जो लोन का बर्डन है ना, वो भी उनको कम भारी पड़ रहा है क्योंकि ब्याज कम देना पड़ रहा है। या फिर कैपिटल मार्केट में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टॉक मार्केट देखा करो कि किस तरीके से राइज हो रहा है, या तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ जाता है या डोमेस्टिकली इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो उससे भी क्या हो रहा है कि बड़ी फर्म्स तो कहीं ना कहीं बेनिफिट में है, नुकसान हो रहा है तो वो स्मॉल फर्म्स को हो रहा है। और इसके पीछे 2 कारण, पहला तो लॉकडाउन वाला पीरियड और दूसरा ये महंगाई वाला पीरियड। दोनों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ी फर्म्स के पास में तो क्या होता है, कैश बफर अच्छा खासा अवेलेबल होता है, तो जो लॉकडाउन का जो शॉक था ना उसको अच्छे से बियर कर पाए। जबकि जो छोटी फर्म्स हैं इनके पास में कैश बफर, इसका मतलब खुद के हाथों में जो नकदी पैसा होता है ना वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से वो अपनी जो एक होता है ना अंडर परफॉर्मेंस, उससे बाहर निकलने ही वाले थे, इतने में महंगाई बढ़ गई। इसके पीछे देखो 2 कारण हैं। कमोडिटी प्राइस है वो ज़्यादा नुकसान किसको करती है? स्मॉल फर्म्स को। कैसे? अब सीधी सी बात, आप मार्केट में गए और कोई चीज़ आपने खरीदी और बेचना चाहते हो आप अपनी शॉप पे ला करके, तो मार्केट में जो चीज़ आपने खरीदी वो पहले 40 रुपये किलो आती थी, अब आप उसको लेकर के आओगे और अपनी दुकान से रिटेलर के तौर पे बेचना चाहोगे तो आप बेच दोगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा 41 या 42 रुपीज़ में, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने मार्जिन कमाने की कोशिश की तो शायद आपसे कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पर कंपटीशन वाली बात आ जाती है, क्योंकि किराने की शॉप के पास में किराने वाली दूसरी शॉप भी है। एक तो ये मार्जिन हो गया कम, कमोडिटी प्राइस हाइक होने की वजह से। अब यहीं पर एक बड़ी फर्म है, वो फर्म क्या करेगी, वो मार्केट से अगर कोई इनपुट लेकर के आ रही है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीद रही है, उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हल्के से भाव बढ़े हुए हैं, तो वो क्या करेगी, वो खुद थोड़े ना अपने पॉकेट से बियर करेगी उसको, वो क्या करेगी कि उस कॉस्ट को कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र कर देगी, और कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देगी, और मान लो यहाँ पर वो वॉल्यूम भी कंज्यूमर ट्रांसफ़र, मतलब जो महंगाई का जो असर है वो सीधा कंज्यूमर पर पहुँचाया जा रहा है, और वो राइस भी अच्छा खासा कर देगी तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर रिटेलर अगर करता है ना तो इसको 2 मिनट में बोल देंगे कि भाई साहब बहुत महंगी दी आज तो चीनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि बड़ी कंपनियां फ़ायदे में रहती है। दूसरी, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बड़ी कंपनियों के पास में बार्गेनिंग पावर भी अच्छी होती है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कंपोनेंट, जो भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो वहाँ पर जाकर के जब आर्ग्यूमेंट करता है ना कि जी हाँ सस्ती दो थोड़ा, एक इंडिविजुअल जाकर के खरीदेगा और एक बड़ी कंपनी का मालिक जाकर के खरीदेगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस आता है उसमें। तो बार्गेनिंग पावर का भी बेनिफिट फिर लार्जर फर्म्स को ही मिलता है, ठीक है। तो इनपुट कॉस्ट है
वो लगातार पिछले 2021 के मिड से बढ़ रही है और ये चीज़ अभी क्या है, यही मेन शॉक का कारण भी बन रही है। तो छोटी फर्म्स तो नुकसान में गई। अब आ जाओ दूसरे सेगमेंट में, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार आपको पता है ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में ही हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो पैंडेमिक से पहले का जो हाल था और पैंडेमिक के बाद का जो हाल है, उसमें जिस तरीके से स्मॉल फर्म्स हैं उनका हाल हमने देखा, तो स्मॉल फर्म्स में ही तो ज़्यादा काम करते हैं हमारे यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो स्मॉल फर्म्स ही अगर ठीक नहीं कर रही है काम, तो कैसे फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ICE का जो सर्वे है अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था, उसमें देखा था कि इंडिया के जो पुअरेस्ट 20% है, ठीक है, और उनकी जो इनकम है उसमें लगभग 53% तक डिक्लाइन देखने को मिला है। अब आप देख लो, पुअरेस्ट 20%, उनमें 53%, मतलब उनकी सैलरी, उनकी इनकम आधी हो गई है। और दूसरी तरफ जो रिचेस्ट 20% है ना, उनकी सैलरी, उनकी इनकम 39% राइज हुई है। तो ये एक गैप भी शो कर रहा है कि रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है, जो खाई है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके आगे जो 20% लेबर फोर्स है जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, उनकी कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, जॉब की कंडीशन भी इम्प्रूव हुई है और इंक्रीमेंट्स भी उनके अच्छे लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। कैसे जैसे करके थोड़ा बहुत ये इकोनॉमी हाई थोड़ा लेवल पे आई थी, पर वही प्रॉब्लम। अब इनफॉर्मल सेक्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखो एग्रीकल्चर और एक नॉन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बात हम करें तो एग्रीकल्चर का तो ये सीन था कि कोविड के टाइम पे एक तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को एग्जम्पशन दे रखा था कि लॉकडाउन का असर एग्रीकल्चर पे नहीं होगा, वो अपने हार्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट में बेचने के लिए आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, मॉनसून कंडीशन भी अच्छी रही थी। फिर उसके बाद में अब बात आ जाती है मिड 2021 के बाद की, अभी की, तो एग्रीकल्चर का भी हाल बिगड़ा हुआ है। वहाँ पर भी नरेगा में जो काम करने लोग जाते हैं, वहाँ पर उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है और काम की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, और मॉनसून रेनफॉल है वो भी इतनी अच्छी या वोलेटाइल है, कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम। कंस्ट्रक्शन वेजेस हैं वो कम हो गए, और रूरल इन्फ्लेशन, महंगाई है वो बढ़ गई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी अभी क्राइसिस में है। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली हम बात करते हैं स्मॉल एंड इनफॉर्मल फॉर्म्स की। वहाँ पर आपको ऑलरेडी बताई दिया कि कैसे स्मॉल फॉर्म्स क्राइसिस का सामना कर रही हैं। अब आप एक चीज़ बताओ कि एक तरफ लार्जर कंपनीज हैं वो लगातार इंक्रीज कर रही हैं अपनी गेन को, और दूसरी तरफ स्मॉल फर्म्स हैं वो बर्बाद हो रही हैं। तो अगर इन स्मॉल फर्म्स पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या लार्जर फर्म्स अपनी जो ग्रोथ है उसको सस्टेन कर पाएंगी? आंसर है नो, क्योंकि जो लार्जर फर्म्स जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रही है उसको कंज्यूम कौन करेंगे? मासेस, भीड़ करेगी, और भीड़ ज़्यादातर काम कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हो रखा है, और उस केस में अगर इनफॉर्मल सेक्टर को रिवाइवल नहीं मिलता है तो नए रोजगार नहीं बन पाएंगे, वेजेस नहीं मिल पाएंगे इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को, तो कहाँ पर फिर इकोनॉमी को अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी? तो पॉइंट क्या निकल के आ गया? इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर दो तरीके की पॉलिसीज़ हैं। एक तो हो जाती है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट्स पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया हमारा जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, राइट। अब बात ऐसी है कि इनफॉर्मल सेक्टर लगातार क्राइसिस में है, फिर भी जीडीपी को हम यूँ बताते हैं कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब जीडीपी में ओवर एस्टिमेशन है, क्योंकि अक्सर क्या जाना जाता है कि अगर फॉर्मल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा माना गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, बट रियल सेंस में इनफॉर्मल सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी टारगेट हो गए दो, एक तो इकोनॉमी को ग्रो कराना है और दूसरा हो गया महंगाई को कंट्रोल करना है। तो इकोनॉमी को ग्रो कराने का काम तो देखो फिस्कल पॉलिसी करे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो अभी बजट में अनाउंस किया है कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तो बोलो वो कंटिन्यू करो। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर को आप सपोर्ट प्रोवाइड करो, जैसे सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग जो भी चल रही है, एजुकेशन, हेल्थ, इनको लेकर के, वो आप कंटिन्यू रखो, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए ज़्यादा। साथ में फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा
मतलब एक तरीके से आप बिल्कुल रिड्यूस मत करो, नहीं फार्मर्स वैसे नुकसान में चले जाएंगे। साथ में ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ऑयल टैक्सेस है उनको थोड़ा रिड्यूस करो, जिससे कि पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े कम हो तो थोड़ा और सस्ता हो माहौल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो देखो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को इस तरीके के प्लान करने की ज़रूरत है। और इसमें आरबीआई से भी हेल्प ली जा सकती है कि मार्केट में जो है वो रुपए का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो इस केस में आरबीआई मार्केट में डॉलर्स तो मार्केट में रिलीज करे और रुपया है उसके कंपैरिजन में रुपी है उसको कलेक्ट कर ले। तो इससे क्या हो गया, रुपी की जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो पाएगी और डॉलर अपने आप मार्केट में ज़्यादा होगा। तो जो डॉलर और रुपी का जो डिफरेंस है, जिसमें रुपी लगातार डिवैल्यूएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि हम हमारी रिक्वायरमेंट का जितना क्रूड ऑयल होता है ना उसका 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं, पेमेंट हमें डॉलर्स में करना पड़ता है। तो ऐसे में फिर बाद में 1 रुपये के कंपैरिजन में 80 रुपये की बजाय या 77 रुपये की बजाय अगर 73 रुपये अगर हम पे करेंगे तो रुपए की भी वैल्यू बनी रहेगी। तो ऐसे में करंट अकाउंट डेफिसिट को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो साथ में गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड परचेज भी कर सकती है, मतलब बॉन्ड का भी लेन देन का जो सिस्टम है। देखो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट से बॉन्ड, आरबीआई कैसे हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट से बॉन्ड परचेज कर ले और गवर्नमेंट को पैसा दे दे, ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करके और इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे ला सके। फिर आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। भाई सीधी सी बात है, अभी एक बार तो रिवर्स रेपो रेट को राइज कर दो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो भी मीटिंग हो उसमें। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है अभी कि अकोमोडेटिव स्टांस, जिसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देखती है कि हमें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम रखने होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में घूमे। तो बोला अब आरबीआई को थोड़ा सा यहाँ पर टाइट होने की ज़रूरत है। पहले तो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल की तरफ जाओ। न्यूट्रल का मतलब कि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं और पॉलिसी रेट को ग्रेजुअली राइज करो। अब धीरे धीरे पहले रिवर्स रेपो रेट को राइज कर दो और फिर रेपो रेट को भी राइज कर दो। इससे क्या होगा कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो जल्दी से पैसे को खर्च नहीं, मतलब अपने हाथों में नहीं रखेंगे, या तो वो बैंकों में डिपॉजिट कर देंगे या लोन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो बोले एक बार इंटरेस्ट रेट को भी आरबीआई की तरफ से बढ़ाने की ज़रूरत है और उधर से गवर्नमेंट की हेल्प करने की ज़रूरत है, जिससे कि फिस्कल पॉलिसी के बेसिस पे मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो सके। तो सिचुएशन देखो ऐसी है कि थोड़ा बहुत ठीक हुई थी, पर ये महंगाई ने जो है वो गड़बड़ कर दी। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई बिजनेस हाउसेज हैं वो तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम देखें तो कंज्यूमर्स हैं वो क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो आप ये बताओ दोनों चीज़ें कैसे एक साथ चलेगी कि बिजनेस हाउस है वो तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाले हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, और कंज्यूमर दूसरी तरफ क्राइसिस में है। तो भाई कंज्यूमर ही जब क्राइसिस में है तो बिजनेस हाउस बेचेंगे किसको फिर? तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ करेक्ट है। तो सही तरीके से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें एक ऑप्टिमल आउटकम मिले, जो हम चाह रहे हैं वो हम अचीव कर सकें, क्योंकि टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट है। एक बैलेंस सिचुएशन बनाने की ज़रूरत है। तो ये पूरा हमने इकोनॉमी का एक अच्छा खासा सिनेरियो अंडरस्टैंड किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बजटिंग फॉर द फ्यूचर। आर्टिकल को लिखा है रोहित कंसल और दीपांकर सेनगुप्ता। देखो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त 2019 को रिवोक कर दिया था, जिसके तहत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इन दोनों को एक बार राइटिंग डाउन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से साइड कर दिया। दैट मीन्स इनको एब्रोगेट कर दिया, इफेक्टिवनेस से हटा दिया। उसके बाद में अब पार्लियामेंट से ही जम्मू कश्मीर के लिए बजट डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि स्टेटहुडशिप भी खत्म हो गई, अब यूटी ही है। तो यूटी का मतलब हो गया फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बजट एलोकेशन होगा। तो अगर पिछले 3 बजट्स की हम बात करें तो बैक टू बैक टोटल ओवरऑल देखें ना तो लगभग 67% का इंक्रीमेंट है बजटरी एलोकेशन में। ठीक है, तो ये बजटरी एलोकेशन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पर एंगेजमेंट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पैसा कमाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो फिर वो एक्सट्रीमिज़म वाला जो पॉइंट रहता है, जो रेडिकलाइजेशन का, वो भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसे में अगर दूसरे जो हिमालयन स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर जो बजटरी एलोकेशन है उसमें पिछले 3 सालों में लगभग 28% का हाइक देखने को मिला है।
ठीक है, जबकि आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में अराउंड 55% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट हो रखा है। अब इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है ट्रांसफॉर्मेटिव, कि इस पर्टिकुलर एरिया को, जिसको हम हेवन बोलते हैं, हेवन ऑन अर्थ, तो बोला इस जगह पे जो क्राइसिस है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और इन सब पर ध्यान दे रही है, पर अकेली गवर्नमेंट काम करे तो भी काम नहीं होगा। होना रोल होगा किसका, एक इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है किसका, प्राइवेट सेक्टर का भी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, फेवरेबल पॉलिसी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट को मेन फोकस रखना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कोलैबोरेशन साथ में हो जाए। अब हम एक एक को बात करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो गवर्नमेंट जो है वो लगातार अपनी तरफ से रोड, पावर, रेलवे या फिर कुछ और प्रोजेक्ट, डैम और ये सारे कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। यहाँ तक कि 2020-21 के कंपैरिजन में अभी तक का बजटरी एलोकेशन हम देखें तो लगभग 179% का इंक्रीमेंट देखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जो कि एनकरेजिंग है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, कुछ नया बनेगा और लॉन्ग टर्म में उसका फिर आउटकम भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर पे भी पैसा अच्छा खासा खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि आज टूरिज़्म की हम बात करें तो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबसे ज़्यादा कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। बाकी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी कोई सर्विस सेक्टर की इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं है, पर फिर भी टॉप 10 स्टेट्स की हम बात करें जहाँ पर टूरिज़्म सबसे ज़्यादा होता है, उनकी लिस्ट में भी जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आता। तो इसके लिए सरकार जो है वो फोकस कर रही है ज़्यादातर कि गाँव के जो ट्रेडिशनल फेयर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, जिससे कि वहाँ की जो बेसिक कल्चर है ना वो प्रमोट हो सके। जो लोग घूमने जाते हैं उनको रूरल होम स्टे का प्रोविज़न देना, जिससे कि वो कश्मीर का एक्चुअल में कश्मीर का फील ले सकें। तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है अपने आप में, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कश्मीर के लिए। ठीक है, साथ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म के लिए टूरिस्ट में एक होता है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत एफर्ट्स करने हो रहे हैं। और आज आप देखो कि लगभग 75 न्यू डेस्टिनेशंस और डेवलप किए गए हैं। रिजल्ट ये रहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 7 सालों का हाईएस्ट टूरिज़्म इनटेक रहा, कब, नवंबर 2021 में। इसके अलावा बजट में क्या है, इनकम इश्यूज़, प्रोडक्टिविटी, इन पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि भाई कैसे भी करके वहाँ पर आप देखते हो कि फ्रूट प्रोडक्शन, चाहे वो ऑर्किड्स की बात कर लो या कोई और फ्रूट्स की बात कर लो, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे खासे वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। साथ में सैफरॉन, कश्मीरी केसर बहुत फेमस है, जीआई सर्टिफिकेशन देना सैफरॉन को। साथ में रूरल एरियाज़ को रोड के थ्रू लिंक कर देना, वहाँ के जो बासमती चावल हैं उनके लिए अच्छा खासा पैसा रिटर्न में मिलना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है। रिजल्ट ये है कि वहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फाइनली न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जम्मू कश्मीर के लिए 2021 में एक सेपरेट न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना और वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि एक तो क्या है कि वहाँ पर एरिया की कोई कमी नहीं है, पर रेडिकलाइजेशन के चलते, एक्सट्रीमिज्म के चलते, या फिर कह सकते हो इनसिक्योरिटी के चलते कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत कम रह जाता है। चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म्स की बात कर लो या मेडिकल टूरिज्म की बात कर लो, फिल्म इंडस्ट्री, पहले फिल्म इंडस्ट्रीज़ की कितनी शूटिंग हुआ करती थी कश्मीर में, आजकल बहुत रेयर होती है वहाँ पर शूटिंग। तो ऐसे में, और एजुकेशन, बोला ये ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीर में अगर एक कहना कि वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट मिले तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस लिया जा सकता है वहाँ पर। इसीलिए आप देख सकते हो यूएई जैसे कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, क्योंकि यूएई की एक इमेज है ना, क्योंकि सीधी बात है गल्फ कंट्री है और अच्छी खासी अरब कंट्री की एक इमेज भी अच्छी रहती है, तो वहाँ पर यूएई की फैमिलियरिटी है ना, उसी के चलते यूएई को अट्रैक्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ भी हमें, इसका बेनिफिट भी डेफिनेटली मिल रहा है। इसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि टेरर एक्टिविटीज़ को रोका जाए, वहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ के लोगों की और जो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जाए उन सब की इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। इससे क्या होगा, एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी पॉसिबल हो पाएगी, और वो चीज़ें अभी गवर्नमेंट कर रही है। तो
जो चीज़ वहाँ पर कश्मीर की यूनिक है, साथ में कश्मीर में जाकर के कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एंजॉय करे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओपन करे और उसके प्रोडक्ट को बेचे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस पे काम हो, और जो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है, हाथों से काम जो होता है, उनको प्रमोशन मिले। तो बोले ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिज़ायर है। ठीक है, यहाँ पर कश्मीर में जो काम हो सकता है वो काम कश्मीर के नाम पर कहीं और हो, वो कश्मीर का टेस्ट नहीं देगा। तो ये है जम्मू कश्मीर के लिए गवर्नमेंट की अभी प्लानिंग, जिस पे काम कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है ये, तो देखो, विद इक्वालिटी एज इट्स क्रेडो। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करंट गवर्नमेंट ने कितना कुछ किया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ अराउंड 49.6%। स्मृति जुबिन ईरानी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये, तो इनका ये कहना है कि हमारी पॉपुलेशन में 49.6% पॉपुलेशन है। ठीक है, वुमेन की अगर हम बात करें, इसमें आप ये आप कह सकते हो कि अपने आप में हमारी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा हो गई, राइट। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, आप देखो लगभग 50 करोड़ इंडियंस का टारगेट लिया हुआ है स्कीम के तहत। बोले ये बेनिफिट विमेन हेड के थ्रू ही डिलीवर किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स, ये स्कीम्स के नेम हैं, इनकी डिटेल आप एक बार ज़रूर पढ़ लोगे, मैं नाम ही बताऊंगा सिर्फ यहाँ पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि कैसे भी करके सर्वाइवल प्रोटेक्शन एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, कि कैसे भी करके फीमेल फीटिसाइड को रोका जाए, कैसे भी करके फीमेल्स की प्रोटेक्शन इंश्योर हो सके और उनके लिए एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे फ्री में कनेक्शन देना और फिर बाद में सस्ती रेट पे रिफ़िल करके अवेलेबल करा देना। तो ये चीज़ जो इंडोर पोल्यूशन था उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट। इसके आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 2.5 करोड़ घर बनाने की बात की जा रही है, और उसमें बहुत आधे से भी ज़्यादा जो टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो रहे हैं। रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह पे चल रही है ये स्कीम। तो बोलो उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि घर अगर अच्छे से होता है तो सबसे कम स्ट्रेस जिस पे होता है वो होती है वुमेन। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम की बात कर लो, 2015 में ये शुरू हुई थी, जिसमें 10 लाख रुपए तक का अगर कोई छोटा अपना इन्वेस्टमेंट करके और कोई जॉब शुरू करना चाहता है, काम शुरू करना चाहता है, तो वो भी अवेलेबल है। तो उसमें वुमेन ने बहुत बेनिफिट उठाया है। अभी तक 32 करोड़ लोन दिए जा चुके हैं मुद्रा स्कीम के अंडर। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जिसमें पहले क्या लीकेजेस बहुत थे, अब सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। इवन जो क्रेडिट है या फिर इंश्योरेंस है या पेंशन स्कीम का जो पैसा होता है वो भी सीधा अकाउंट में आता है। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट। ये चीज़ें यहाँ पर बार बार बताई जा रही है। बोला सरकार ने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स किए और लगातार हम कर भी रहे हैं। तो इस आर्टिकल को आप एक बार डिटेल में खुद से पढ़ोगे। मेन जो बातें थी वो हमने देख ली कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।